चलिए गुरु जी को मन ही मन याद करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो वेसिकल्स फॉर्म होती हैं वो वेसिकल्स वहां से निकलकर गोल्गी एपरेटस में पहुंचती है। और फिर आगे जो गोल्गी ऑपरेटस है उसको प्रोसेस करता है और फिर जो है उनको साइटोसॉल के अंदर यानी कि सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें छोड़ देता है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है तो जिसको बाहर सेल के पहुंचाना है तो वह उसको एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर पहुंचा देता है। तो आज हम जो है आज का सब्जेक्ट है कि प्रोसेसिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक सिक्रेशन बाय द गोल्गी apparatus एंड फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। किस तरीके से वेसिकल्स फॉर्म होती हैं वो हम इसमें देखेंगे। मैं ये पिक्चर में आप देखें, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आसानी होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और उन प्रोटीन का सिंथेसिस होने के बाद उनको वेसिकल्स के फॉर्म में, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक गोल जो है पिंकिश कलर की वेसिकल्स यहाँ दिख रही, तो ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है। कहाँ से निकलते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद ये जो सिस्टर्नी है, गोल्गी बॉडी है, इससे आके ये अटैच हो जाएगी। अटैच होके इसके अंदर जो प्रोटीन है उसको जो है कॉम्पैक्ट किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा और उसको एक टाइटली पैकेट के फॉर्म में उसको बना दिया जाएगा। ठीक, ये इसमें अंदर आएगी, प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद फिर इस प्रोटीन को आगे प्रोसेस करने के बाद फिर एक नई वेसिकल्स बनेगी। यहाँ पर देखिए न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। ये जो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स है उस प्रोटीन को लेके साइटोसोल में जाएगी और जिस भी कंपोनेंट को प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी उस प्रोटीन के माध्यम से वो जो अपना काम करेगा और जो वेस्ट मटेरियल है लाइसोजाइम उसको जो है खत्म करेगा और एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से उसको बाहर निकाल देगा। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा आज देखेंगे। इसके बाद हम जो है आज एटीपी के बारे में भी उसको भी कंप्लीट करेंगे। एटीपी का चैप्टर थोड़ा सा टफ होगा तो उसको हमें ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझना पड़ेगा। जैसा कि आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला भाग है ये प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। जो स्मूथ वाला है वह लिपिड फॉर्मेशन का काम करता है और यहाँ से जो भी चीज फॉर्मेशन करने के बाद जो बनती है उसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में लोड किया जाता है, भरा जाता है और वो आगे जाके गोल्गी ऑपरेटस से जुड़ जाती है। गोल्गी ऑपरेटस में प्रोटीन या लिपिड जो भी है वो प्रोसेस होने के बाद आगे फिर से नई वेसिकल्स बनेगी, नए पैकेट में भरा जाएगा और उनको साइटोसॉल में छोड़ दिया जाएगा। इनमें से कोई ऐसा मटेरियल भी है जिसको सेल के बाहर छोड़ना है तो यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। डायग्राम आपके सामने रहेगा तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। डायग्राम 2-13 जिसमें कि उसके कार्यों को दिखाया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस।
तो जैसे जैसे पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, विशेष रूप से प्रोटीन, उन्हें जो नलिकाएं होती हैं उनके माध्यम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उन हिस्सों की ओर ले जाया जाता है जो सबसे नजदीक स्थित होते हैं। तो गोल्गी एपरेटस का जो नजदीकी एरिया है, जहां पर सबसे नजदीक में जो रहेगा, तो उस हिस्से में यहां से ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पे वह पहुंचेंगे। सो इस स्मॉल पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट जहां पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इस स्मॉल पॉइंट पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मॉल एनवलप यानी छोटे लिफाफे जैसे बने हुए स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जो आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, छोटे गोल गोल जो है स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये वो वेसिकल्स होते हैं जो किसी चीज को लेके जाते हैं, ठीक, लगातार टूट जाती हैं, यानी कि वहां से निकलती रहती हैं, और गोल्गी एपरेटस की सबसे गहरी परत में जाके जो उसका सिस्टर्नी है गोल्गी ऑपरेटस का, वहां पर जाके फैल जाती है। सो इन वेसिकल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस प्रोटीन यानी बनाया हुआ प्रोटीन और अन्य उत्पाद होते हैं, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स तुरंत गोल्गी ऑपरेटस के साथ जुड़ जाती है और अपने निहित पदार्थों को गोल्गी ऑपरेटस के वेसिकुलर स्पेस में खाली कर देती है। जब वह खाली कर देती थी, यहाँ सिक्रेशन में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट मोइटीज जुड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोइटीज मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, जैसे प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर बने हुए पदार्थ, तो ऐसे ये सब कार्बोहाइड्रेट मोइटीज कहलाते हैं। तो ये उस सिक्रेशन के अंदर होते हैं। इसके अलावा गोल्गी ऑपरेटस का एक महत्वपूर्ण कार्य है एंडोप्लाज्मिक सिक्रेशन को हाईली कंसंट्रेटेड पैकेट में कॉम्पैक्ट करना। तो जो भी सिक्रेशन वहां से आया है, जो भी मटेरियल आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको जो है और अधिक गाढ़ा कर दिया जाता है और उसको एक पैकेट के फॉर्म में कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, उसको दबा के संकुचित कर देते हैं। और जैसे जैसे सिक्रेशन गोल्गी ऑपरेटस की सबसे बाहरी परतों की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्पैक्शन और प्रोसेसिंग और अधिक बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये पिक्चर में आप देखेंगे। इस पिक्चर में आप देखें कि जैसे जैसे ये वेसिकल जैसे यहाँ पर जुड़ेगी, तो यहाँ पर जो वेसिकल्स के अंदर का जो मटेरियल है उसको धीरे धीरे करके उसको दबाना शुरू करेगा, उसको कंसंट्रेट करेगा, गाढ़ा करेगा, और जैसे जैसे ये ट्रेवल करके आगे की ओर बढ़ेगा और यहाँ तक आते आते उसको जो है काफी ज्यादा प्रेशर के साथ कंसंट्रेट कर दिया जाता है और प्रोसेस करके तैयार कर दिया जाता है। तो ये ट्रेवल करते ही वेसिकल्स यहाँ से एक इसका इनकमिंग साइड होगा और दूसरा जो है आउटगोइंग साइड होगा, जहां से ये बाहर निकलेगी। तो जैसे जैसे यह बाहरी परतों की ओर बढ़ते हैं, कंपैक्शन और प्रोसेसिंग दोनों आगे बढ़ता है, और अंत में छोटे और बड़े दोनों वेसिकल्स लगातार गोल्गी ऑपरेटर से अलग हो जाती हैं और अपने साथ कंपैक्टेड सेक्रेटरी सब्सटेंस, जो उनके अंदर भरा हुआ सेक्रेटरी सब्सटेंस है, उसको ले जाती हैं और बदले में वेसिकल्स पूरे सेल में फैल जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के समय का अंदाजा लगाने के लिए जब एक ग्लैंडुलर सेल क्या होती है? ग्लैंडुलर सेल्स आर cells that produce mucus and line the inside of the cervix and uterus। ये सेल्स वह सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं, और ये अक्सर कहाँ पर होती हैं? लाइन द इनसाइड ऑफ द सर्विक्स एंड यूट्रस, यूट्रस और सर्विक्स की लाइनिंग में ये पाई जाती हैं। सो दे आर आल्सो फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दूसरे पार्ट में भी पाई जाती है। ग्लैंडुलर सेल्स रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड। अब ये रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड क्या होता है? रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड आर यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट इन सेल। तो ये सेल के अंदर
प्रोटीन सिंथेसिस और उसका ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता है उसको ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। जैसे प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसिस होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोसेस कहाँ होता है? गोल्गी ऑपरेटस में। एंड ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? वेसिकल्स। तो ये जो पूरा पाथ है, इस पाथ की पहचान के लिए, ये पता लगाने के लिए या उस पाथ को कंटिन्यू रखने के लिए ये रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड काम आते हैं। सो ग्लैंडुलर सेल्स अमीनो एसिड में जब बाथिड यानी नहाती या उससे भर जाती है तो 3 से 5 मिनट के भीतर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूली फॉर्म्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का पता लगाया जा सकता है, और 20 मिनट के भीतर न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन पहले से ही गोल्गी ऑपरेटर्स में मौजूद होते हैं और 102 घंटे के भीतर रेडियो एक्टिव प्रोटीन सेल्स की सतह से सिक्रेटेड हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। ये उतना जरूरी नहीं है, बस एक जानकारी के लिए कि रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड क्या होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय गोल्गी ऑपरेटर्स। तो इसके द्वारा कौन कौन से प्रकार की वेसिकल्स फॉर्म होती हैं उनके बारे में हम देखें। अगर किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो आप जो है दोबारा लेफ्ट होके दोबारा जुड़ सकते हैं। कभी कभी नेटवर्क इशू या कुछ और टेक्निकल ग्लिच के कारण ये समस्या आ जाती है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय गोल्गी apparatus, सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड लाइसोसोम, इनके बारे में हम देखेंगे। सो हाईली सेक्रेटरी सेल्स में गोल्गी apparatus द्वारा निर्मित वेसिकल्स मुख्य रूप से सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी सेल्स जहां पर सीक्रेशन ज्यादा होता है, जैसे म्यूकस का सीक्रेशन है या इस तरीके से दूसरा कोई तरह का सीक्रेशन है, लिक्विड सीक्रेशन है, तो जैसे हमारी नाक से म्यूकस निकलता है या बॉडी के जो इंटरनल म्यूकोशा है हमारी, उससे सीक्रेशन निकलता है, तो उन सेल्स में जो है गोल्गी apparatus ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि गोल्गी apparatus जो है सेक्रेटरी वेसिकल्स को बनाता है। सो हाईली सेक्रेटरी सेल्स, और हमारी इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन में भी सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेशन का काम करेंगी, तो वहां भी जो है गोल्गी ऑपरेटर्स ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक। सो हाईली सेक्रेटरी सेल्स में गोल्गी ऑपरेटर द्वारा निर्मित वेसिकल्स मुख्य रूप से सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, जिनमें क्या भरा होता है? प्रोटीन पदार्थ होते हैं, जिन्हें सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के माध्यम से सीक्रेट किया जाता है या निकाला जाता है। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स पहले सेल मेम्ब्रेन में फैलती हैं, फिर उसके साथ जुड़ जाती हैं और अपने पदार्थों को एक्सोसाइटोसिस मैकेनिज्म के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। अधिकांश मामलों में एक्सोसाइटोसिस को कोशिका में या सेल में कैल्शियम आयनों के प्रवेश के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। ये जो कैल्शियम आयन होते हैं ये इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। किसको? ये जो मैकेनिज्म है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, तो ये उस फंक्शन में काम आते हैं जब रिसेप्टर्स या डोर जो है ओपन या क्लोज होता है। कैल्शियम आयन वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ किसी ऐसे तरीके से बातचीत करते हैं जिसे समझा नहीं जा सकता। तो कैल्शियम आयन किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन करते हैं इसको समझा नहीं जा सकता है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ इसके फ्यूजन का कारण बनते हैं, जिसके बाद एक्सोसाइटोसिस होता है, यानी कि मेम्ब्रेन की बाहरी सतह का खुलना और इसकी सामग्री का
या वेसिकल्स के अंदर जो मटेरियल है उसका सेल के बाहर निकल जाना। इस प्रक्रिया में किस तरीके से सेल कम्युनिकेट करती ये अभी तक नहीं समझा जा सका। हालांकि कुछ वेसिकल्स जो है इंट्रासेलुलर यूज के उपयोग के लिए होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें use of intracellular vesicles to replenish cellular membrane। तो सेल मेम्ब्रेन जो है जब बार बार वेसिकल्स बाहर निकलेगी तो दोबारा फिर से वो जो है वहां पर जिस तरीके से गड्ढा बन जाता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे इस तरीके से, ये देखिए कोई वेसिकल्स अंदर आई, फॉर्म हुई, या इस तरीके से जो बाहर निकलती है, तो ये इस तरीके से पिट बन जाते हैं। तो ये पिट का बनना और फिर किस तरीके से वो जो है अपने को फिर नॉर्मल कर लेती है सेल मेम्ब्रेन, तो वो जो मैकेनिज्म है थोड़ा उसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। सो गोल्गी ऑपरेटर्स द्वारा निर्मित कुछ इंट्रासेलुलर वेसिकल सेल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया और यहां तक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है। ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी जुड़ जाती हैं और यहाँ तक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये जुड़ सकती है। इससे इन मेम्ब्रेन का विस्तार बढ़ जाता है और इस तरह मेम्ब्रेन का उपयोग होने पर उन्हें फिर से भर दिया जाता है। उदाहरण के लिए सेल मेम्ब्रेन हर बार जब एक फैगोसाइटिक या पिनोसाइटिक वेसिकल्स बनाती है तो अपना अधिकांश पदार्थ खो देती है और गोल्गी ऑपरेटर्स की वेसिकुलर मेम्ब्रेन लगातार सेल मेम्ब्रेन को फिर से भरती रहती है। तो संक्षेप में देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटर्स की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एक अत्यधिक मेटाबॉलिक ऑर्गन रिप्रेजेंट करती है जो नई इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर के निर्माण में सक्षम है। साथ ही कोशिकाओं से सीक्रेटेड सब्सटेंस पदार्थों को बाहर निकालती रहती है। तो इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं आपको और सिंप्लीफाई होकर इसको समझा देता हूँ। कोई पिनोसाइटोटिक या फेगोसाइटोटिक वेसिकल्स बनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ से कोई बाहर से मटेरियल आया, वो सेल के अंदर प्रवेश किया, तो यहाँ पर एक वेसिकल्स फॉर्म होगी। लेकिन जो ये गड्ढा है ये कैसे भरेगा? अगर ये नहीं भरेगा तो सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। तो ये जो वेसिकल्स बनी ये अंदर जाएगी और फिर इसका यूज होने के बाद इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो गोल्गी ऑपरेटर्स में बनने वाली दूसरी सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, वो एक प्रोसेस हो रही है एंडोसाइटोसिस और दूसरी हो रही है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से जो वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगी तो वो इस पिट को भी भरती चली जाएगी। यहाँ पर उस प्रॉपर्टी जो यहाँ पर लॉस हुआ है उस लॉस को ये पूरा करती रहेगी। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म एक दूसरे को पूर्ति करते रहते हैं और जो है सेल स्ट्रक्चर बराबर बना रहता है। सो यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके बाद हम फिर अभी एटी पे पहुंचेंगे। सो आगे बढ़े अभी सभी लोग, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। सो आगे हमने देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखेंगे और कैसे जो है न्यूट्रिशन के माध्यम से, फूड के माध्यम से एनर्जी को
निकाला जाता है या सेल के लिए यूज किया जाता है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। तो पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालना किस तरीके से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, मुख्य पदार्थ जिनसे कोशिकाएं ऊर्जा निकालती हैं वे खाद्य पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन से प्रतिक्रिया करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है उसके लिए जो मुख्य पदार्थ है या जो भी हम कहें वो किस क्या होते हैं, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनको ही तोड़कर जो है एनर्जी बनाई जाती है। सो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो मानव शरीर में अनिवार्य रूप से सभी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम जो रोटी, चावल, इस तरीके का जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको कार्बोहाइड्रेट, इससे पहले कि वे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचे। इसी तरह से प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका डायग्राम, ये डायग्राम आप सामने रखेंगे तो इसमें आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। सो डायग्राम 2-14 में ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ मतलब यहाँ पर ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड की बात हो रही, ठीक है, सभी को सेल के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। सेल के अंदर खाद्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड एंजाइमों के प्रभाव में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जो प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और जारी ऊर्जा को उचित दिशा में निर्देशित करते हैं। तो इन सभी पाचन और मेटाबॉलिक कार्यों का विवरण चैप्टर 62 से 72 में आएगा, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो संक्षेप में अगर देखें तो लगभग सभी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं और जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग हाई एनर्जी कंपाउंड जिसे एटीपी बनाने के लिए किया जाता है। फिर एटीपी मूल खाद्य पदार्थ नहीं है, लगभग सभी बाद की इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को सक्रिय करने के लिए पूरे सेल में उपयोग किया जाता है। तो डायग्राम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सो जो भी हम खाने में फूड लेते हैं वो फूड आगे जाके, आप सभी ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, ये किससे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, फैट डाइजेशन के बाद जो है फैटी एसिड बनता है और प्रोटीन डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड बनता है। इनको पचाने के लिए भी अलग अलग एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ग्लूकोज के लिए अमाइलेज है, फैट के लिए लाइपेज है, ये एंजाइम होते हैं। बट ये डायरेक्ट सेल तक नहीं पहुंचेंगे, ये डाइजेशन जब होगा डाइजेशन के थ्रू ब्लड में जाएंगे, फिर लीवर से गुजर के फिल्टर होगा और फिर सेल के लिए पहुंचेंगे। सो ग्लूकोज के लिए यहाँ पर GL वर्ड यूज किया गया है, फैटी एसिड के लिए FA और अमीनो एसिड के लिए AA। यहाँ पर 2 ADP और 2 ATP मॉलिक्यूल का दिखाया गया है, जब ये टूटेंगे तब ये बनेगी। पर इनके लिए ये सेल के अंदर आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ये जो है पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स के माध्यम से आ सकते हैं, डायरेक्ट चैनल के माध्यम से आ सकते हैं, और ग्लिसरॉल वगैरह जो है सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के माध्यम से आ सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ सकते हैं, किसी भी माध्यम से ये शरीर में जो इनका गेट होगा वहीं से ये अंदर प्रवेश करेंगे। फिर ये सेल के अंदर आने के बाद, साइटोसोल में आने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड की उपस्थिति में एसिटाइल कोलाइन ए, ये दूसरा एसिटाइल कोलाइन है, और जो नर्व के माध्यम से जिस न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं वो अलग है। ठीक, तो एसिटाइल कोलाइन ए की उपस्थिति में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, जहां पर जब ये जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है C6H12O6, तो वो जब टूटेगा तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है, और 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। यहाँ पर जो है 2 एडीपी एंड 2 एटीपी के बारे में दिखाया गया है। तो टोटल जो है 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, और फिर ये एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पर उसके 2 मॉलिक्यूल रहते हैं, और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल में ये कन्वर्जन होता है। ये बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, तो इसको डिटेल में हम धीरे धीरे आपको मैं और क्लियर करता जाऊंगा, और बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो अभी हम यहाँ देखेंगे एटीपी। सो एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन और 2 पेंटोस शुगर और 3 फॉस्फेट रेडिकल्स। ये देखिए, ये है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीपी। तो एटीपी में ये न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन और राइबोस शुगर और फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। फॉस्फेट जो है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इसको टूटने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, उसका ही यूज आगे जाके एटीपी के रूप में किया जाता है। सो एटीपी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, दूसरा है इसमें पेंटोस शुगर राइबोस, एंड तीसरा है फॉस्फेट रेडिकल्स। तो 3 फॉस्फेट रेडिकल्स ये बना होता है। अंतिम 2 फॉस्फेट रेडिकल हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के द्वारा मॉलिक्यूल के शेष भाग से जुड़े होते हैं, जिन्हें डायग्राम में दिखाया गया है। तो शरीर की भौतिक और रासायनिक स्थितियों के तहत इनमें से प्रत्येक हाई एनर्जी बॉन्ड एटीपी के प्रति मोल लगभग 12,000 कैलोरी ऊर्जा होती है, जो एवरेज केमिकल बॉन्ड में स्टोर एनर्जी से कई गुना अधिक होती है। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो उसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है। इस प्रकार हाई एनर्जी बॉन्ड शब्द को जन्म देता है, और इसके अलावा हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बहुत ही अस्थिर होता है, ताकि जब भी अन्य सेलुलर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो तो इसे तुरंत जो है तोड़ा जा सके या विभाजित किया जा सके। जब एटीपी अपनी ऊर्जा जारी करता है तो फास्फोरिक एसिड रेडिकल अलग हो जाता है और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, जो इस जारी ऊर्जा का उपयोग कोशिका के कई अन्य कार्यों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस एंड मस्कुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो बॉडी में जो सिंथेसिस बनते हैं, प्रोटीन वगैरह बनना है या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उन सब के लिए क्या है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ से आती है, एटीपी के फॉर्म में सेल के अंदर बनती है। तो ऐसे शरीर के ऐसे पार्ट जहां पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता रहता है, उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी की खपत ज्यादा रहेगी। सेलुलर एटीपी के उपयोग के बाद इसे फिर से बनाने के लिए सेलुलर पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा एडीपी और फास्फोरिक एसिड को नए एटीपी बनाने के लिए फिर से पुनर्संयोजित करती है, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। पहले एडीपी बनेगा, फिर एडीपी से एटीपी बनेगा। इन कारणों से एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी कहा जाता है, यानी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इसे लगातार खर्च और फिर से बनाया जा सकता है। इसका टर्नओवर समय केवल कुछ मिनटों का
होता है। तो ये इसका एक ओवरव्यू हुआ एटीपी का। अब हम देखेंगे कि ये जो है केमिकल प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी किस तरीके से केमिकल प्रोसेस होगी उसके बारे में देखेंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। सेल में प्रवेश करने पर ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में एंजाइमों के अधीन किया जाता है। जो एंजाइम मौजूद होते हैं उन एंजाइमों की उपस्थिति में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। तो सेल के अंदर प्रवेश करने पर ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइमों के अधीन किया जाता है, जो इसे पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस नामक एक प्रक्रिया में परिवर्तित करते हैं। इस रूपांतरण के दौरान जारी ऊर्जा द्वारा एडीपी की एक छोटी मात्रा एटीपी में बदल जाती है, लेकिन यह मात्रा कोशिका के समग्र ऊर्जा मेटाबॉलिज्म का 5% से भी कम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में भी एनर्जी बनाई जाती है, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में होती है, जो कि सेल का 5% हिस्सा होती है। बट जो 95% एनर्जी है, एटीपी है, वो बनाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक, तो ग्लूकोज से जो एनर्जी निकालनी है वो ग्लाइकोलिसिस नाम की प्रक्रिया से पायरुविक एसिड की उपस्थिति में ये तैयार की जाएगी। तो ज्यादातर ये से 5% एनर्जी बनती है, तो बाकी की 95% जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, सो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त पायरुविक एसिड, लिपिड से प्राप्त फैटी एसिड और प्रोटीन से प्राप्त अमीनो एसिड अंततः माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो एसिटाइल कोलाइन है उससे जुड़ जाते हैं या कंपाउंड कर लेते हैं, तो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त पायरुविक एसिड कब बनेगा? जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो एंजाइमों से मिलने के बाद वह जो है इसको ग्लाइकोलाइसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से पायरुविक एसिड में बदल देते हैं। ठीक, तो इसका यूज पायरुविक माध्यम से होगा, पायरुविक एसिड। सो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त पायरुविक एसिड, लिपिड से प्राप्त फैटी एसिड और प्रोटीन से प्राप्त अमीनो एसिड, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल कोलाइन ए में परिवर्तित हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियन के मैट्रिक्स में कंपाउंड एसिटाइल कोलाइन ए में ये परिवर्तित हो जाता है, और यह पदार्थ बदले में माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स में एंजाइमों की एक और श्रृंखला द्वारा आगे टूट जाता है, आगे विघटित हो जाता है, और रासायनिक प्रक्रियाओं के क्रम में जो है इस तरीके से ये टूटता है, गुजरता है, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स चक्र कहा जाता है। हम ये आगे पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। तो जो क्रेब्स साइकिल है या सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घटता है। ये रासायनिक प्रक्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि इन्हें चैप्टर 67 में डिटेल में समझाया गया। सो इस साइट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोलाइन ए अपने कंपोनेंट पार्ट, जैसे
घटक जो उसके हैं जिससे बनता है एसिटाइल कोलाइन ए, हाइड्रोजन परमाणुओं और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड टूटने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर और फिर एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से या सेलुलर रेस्पिरेशन में उसको सेल के बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे जो है लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। और इसके विपरीत हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल जो निकलेगा वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत कंबाइन हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में फैल जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी मात्रा में एडीपी को एटीपी में बदलने के लिए करता है। इन प्रतिक्रियाओं की प्रक्रियाएं जटिल हैं, जिसके लिए कई प्रोटीन एंजाइमों की भागीदारी होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस शेल्फ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो घुमावदार रचना होती है, जो शेल्फ होते हैं, उनके अंदर ये भरे रहते हैं, मैट्रिक्स में रहते हैं। सो प्रारंभिक घटना में हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटाना और इस प्रकार इसे हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करना है। अंतिम घटना हाइड्रोजन आयनों का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होना, जिससे पानी बनता है, और साथ ही बड़ी गोलाकार प्रोटीनों को भारी मात्रा में ऊर्जा जारी होती है, जिन्हें एटीपी सिंथेटेज कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल शेल्फ जो होते हैं, जो बाहर की तरफ निकलते हैं, और अंत में एंजाइम एटीपी सिंथेटेज हाइड्रोजन आयनों से ऊर्जा का उपयोग करके एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है, और नई एटीपी को जो बना हुआ जो नया एटीपी बनेगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, जहां इसकी ऊर्जा का उपयोग कई सेल के कार्यों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। एटीपी के निर्माण की इस समग्र प्रक्रिया को एटीपी निर्माण का केमियोस्मोटिक तंत्र कहा जाता है। इसके बारे में और अधिक डिटेल जो है चैप्टर 67 में आएगा, जिसमें कि आपको पूरी इसकी जानकारी बताई गई है। चलिए फिर से इसका हम डायग्राम समझेंगे, बहुत टफ है, पर एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको दिमाग में ये पिक्चर याद रहेगी कि हाँ इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। ग्लूकोज, इस पिक्चर में आप देखें, ग्लूकोज जब सेल के अंदर आएगा तो एंजाइम मिलके इसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। फैटी एसिड और अमीनो एसिड को एसिटो एसिड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये दोनों प्रोसेस होकर एसिटाइल कोलाइन ए बनाते हैं। एसिटाइल कोलाइन ए जब बनेगा तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, जिससे जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होगी। ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो हाइड्रोजन आयन है वह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलने के बाद वाटर में कन्वर्ट होंगे, जिसको सेल के बाहर निकाल दिया जाएगा, या अंदर अगर कुछ यूज है तो उसका अंदर यूज किया जाएगा। इस दौरान एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 36 एडीपी से 36 एटीपी। तो ये प्रोसेस है। बाकी इसके अंदर जो क्रेब्स साइकिल है, साइट्रिक एसिड साइकिल है, उसके बारे में और डिटेल देखेंगे कि वो कौन कौन से एंजाइम है जिनकी उपस्थिति में ये प्रोसेस चलती है। तो ये एक मोटा ओवरव्यू आप इसको समझ के रखें। सेलुलर फंक्शन के लिए एटीपी का उपयोग, तो सेल के फंक्शन के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में बताया गया है कि भाई किस तरीके से इसका सेल के अंदर यूज होता है एटीपी का। तो एटीपी का मुख्य रूप से जो यूज किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू मल्टीपल मेम्ब्रेन्स इन दी सेल्स। तो जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके
अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करना, सब्सटेंस को अंदर या बाहर लेना, उसमें इसका यूज होता है एनर्जी का, एटीपी का। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड थ्रू आउट द सेल। तो पूरे सेल के अंदर जो केमिकल कंपाउंड को बनाना है, सिंथेसिस करना है, उसमें हेल्प करता है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और तीसरा है मैकेनिकल वर्क। सो मैकेनिकल वर्क जैसे कि सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, या उसके अंदर कुछ प्रोटीन फॉर्मेशन करना है, जो भी उसके मैकेनिकल वर्क है, उन काम के लिए यूज होता है। इसके लिए डायग्राम 2-15 देखना है। ये देखिए, सो पहला है सेल जो है मेम्ब्रेन के माध्यम से सोडियम के ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करना। दूसरा, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देना। और तीसरा, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करना। सोडियम के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अलावा पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन, यूरेट आयन, हाइड्रोजन आयन और कई अन्य आयन और विभिन्न ऑर्गेनिक सब्सटेंस के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा था, डिफ्यूजन के माध्यम से देखा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सेल के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल है, प्रोटीन को लाने के लिए गेट की तरह रचनाएं होती हैं, जो प्रोटीन की बनी होती हैं, जिनमें फाइब्रिलर प्रोटीन और अलग अलग तरह के रहते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत पड़ती है एनर्जी की, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, वो डिफ्यूजन के माध्यम से सेल के अंदर आ जाती है। सो इसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सेल के कार्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ कोशिकाएं, उदाहरण के लिए रीनल ट्यूबुलर सेल्स, ये कहाँ पाई जाती हैं? किडनीज के अंदर। तो अपने द्वारा बनाए गए एटीपी का 80% अकेले इस उद्देश्य के लिए उपयोग करती हैं। रीनल ट्यूबुलर सेल्स ये अपनी एनर्जी का 80% उपयोग जो है उसी में कर लेती हैं। ये खुद के द्वारा बनाए गए 80% रीनल ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा बनाई गई एनर्जी को खुद ही कंज्यूम कर जाती है। सो मोस्टली ये उपयोग करती है। प्रोटीन के सिंथेसिस के अलावा कोशिकाएं फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स और कई अन्य पदार्थ बनाती हैं। तो लगभग किसी भी केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? एटीपी के माध्यम से सेल को मिलती है। और एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है थोड़ी मात्रा में, और ज्यादा मात्रा में जो बनता है वो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो उदाहरण के लिए एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल लिंकेज द्वारा एक से दूसरे से कई 1000 अमीनो एसिड से बना होता है। इनमें से प्रत्येक लिंकेज के निर्माण के लिए 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स के टूटने से प्राप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने पर कई हजार एटीपी अणुओं को अपनी ऊर्जा जारी करनी पड़ती है। जब हम कोडॉन के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, कैसे एक एक अमीनो एसिड कोडॉन के माध्यम से जुड़ता चला जाता है और प्रोटीन की एक नई श्रृंखला बनती जाती है। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करने में मेम्ब्रेनस जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है एटीपी का उपयोग हो जाता है। मैकेनिकल वर्क के रूप में जैसे कि मसल फाइबर होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन होता है, तो उसके लिए भी जो है ऊर्जा की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अन्य कोशिकाएं अन्य तरीकों से मैकेनिकल कार्य करती हैं, जैसे उनका सेल का भी अपना एक मूवमेंट होता है, तो वो सिलियरी एंड अमीबॉइड मूवमेंट होता है, मोशन, जिससे वो मूव करते रहती, गति करती है। तो उस मूवमेंट के लिए भी जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
तो उसमें जो है एटीपी की जरूरत पड़ेगी। सो आगे सब्जेक्ट आएगा लोकोमोशन ऑफ सेल, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। लोकोमोशन यानी कि गतियां, तो सेल जो है किस तरीके से, जो हमारी सेल्स हैं वो गति करती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। मोस्टली उसमें दो मूवमेंट हैं, एक अमीबॉइड मूवमेंट है और एक सीलियरी मूवमेंट है। इनके बारे में हम देखेंगे किस तरीके की मूवमेंट होती है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेल किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो इन मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये मूवमेंट के बाद। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो है हमें जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, जीन्स के बारे में देखना है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में समझेंगे। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल धीरे धीरे आएगी। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं।